हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठा था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। अजान का मुद्दा ये चला रहे हैं, धार्मिक एजेंडे जो चलाए जा रहे हैं, जो गोदी मीडिया इसको चला रहा है, इसको वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता ने, नालायक तो कहना, नालायक की बेइज्जती होगी। इन जो देश के दुश्मनों ने मस्जिदों में जाके साहब भगवा रंग झंडा फहराया, उपद्रव किए, तलवार लहरा रहे हैं साहब, बंदूकें दिखा रहे हैं, तो इस तरीके की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बीजेपी का नेता इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काए, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। स्टोरी की फिल्म हर बार नहीं चलती, आपको पटकथा बदलनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के मित्रों से कहना चाह रहा हूँ, आप पटकथा बदलिए, आप कहानी बदलिए। हर बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। एजेंडा है, ये कई एजेंडों पे एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनके एजेंडे धीरे धीरे अब विपक्ष भी समझ चुका है और देश की जनता भी समझ चुकी है। विपक्ष एकजुट हो रहा है सीबीआई ईडी के डर से। सारे घोटालेबाज बीजेपी में पहुंच चुके हैं। मैं विपक्ष में जो लोग सीबीआई से नहीं डर रहे, जो ईडी से नहीं डर रहे, जो मोदी जी से की तानाशाही से नहीं डर रहे, वो लोग निडर होकर एक मंच पे इनका विरोध सुपारी ले रखी है विदेशों में भी, देश के अंदर। बात बताइए, सुपारी देने वाले की कौन कैसे सुपारी ले लेगा? ये तो इनकी सुपारी कौन दे देगा? ये तो खुद गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये तो चोरों की पार्टी है। ये चोरों को, अराजक तत्वों को, जो देश का पैसा लेके भाग गए, हजारों करोड़ रुपया जो देश का लेके भाग गए, ये तो उनको सौभाग्य यही है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। अडानी जो चाबी भर देता है, हमारा प्रधानमंत्री उसी हिसाब से चलने लग जाता है। कर्नाटक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया है इन लोगों ने, 40% तक रिश्वत ले रहे हैं। आप समझ लो, 100 रुपए में 40 रुपए की अगर आप रिश्वत दोगे तो आप क्या काम करोगे? वहाँ का सब व्यापारी परेशान है। वहाँ जो गरीब आदमी को 7 किलो चावल दिया जाता था, उसको बीजेपी ने घटा के 5 किलो कर दिया। वहाँ बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, तो वहाँ की जनता परेशान है। वहाँ एमएसपी की बात नहीं हो रही, तो जनता वहाँ की परेशान है, जनता वहाँ की त्रस्त है। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उसको अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ चली भी 20-22 दिन के आसपास। अपनी पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी ने वहाँ मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार की सुनिश्चिति की बात करी है, बेरोजगारी भत्ते की बात करी है, डिप्लोमा वालों को अलग दिया जाएगा भत्ता और डिग्री वालों का अलग भत्ता है। साथ ही जो राशन, जो 7 किलो चावल पहले देती थी कांग्रेस सरकार, जैसे बीजेपी ने 5 किलो कर दिया, अब वो बढ़ा के हम लोग 10 किलो कर रहे हैं। और इसके साथ और तमाम गरीबों के लिए, किसानों के लिए और तमाम योजनाओं का हम लोगों ने ऐलान किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र और जिन स्टेट्स में किए हैं, चाहे राजस्थान में हमारी सरकार हो, हिमाचल में हो, तो वो सारे हम लोगों ने तुरंत लागू किए। बीजेपी की तरह हम लोग कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो राज्यों में घोषणाएं की थी और बाद में उस पर यू टर्न ले लिया, उस तरीके से हमारा जो है वो चरित्र नहीं है। हम लोग कथनी और करनी जो है हमारी एक ही रहती है। लेकिन सर, मुद्दे, धार्मिक मुद्दे हावी हो रहे हैं लगातार। भाजपा के नेताओं के जिस तरीके से एक के बाद अजान और तमाम और लोगों चीज़ों को लेकर बयान, क्या कांग्रेस इससे निपट पाएगी? देखो साहब, कर्नाटक में अगर हम सांप्रदायिकता भड़काने वाली बात करें तो ये मेरी जानकारी में पिछले फरवरी से चल रहा है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हम आप लोग बात करते थे, हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठा था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। इसी तरीके से अब जो ये अजान का मुद्दा ये चला रहे हैं और जो तमाम इनके धार्मिक एजेंडे जो चलाए जा रहे हैं, जो गोदी मीडिया इसको चला रहा है, इसको वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। उनके लिए मुख्य जो चीज़ें हैं वो है शिक्षा, रोजगार और उनके 2 वक्त की रोटी। तो उस पर जो पार्टी बात करेगी, उस पर हमारी पार्टी बात कर रही है, तो इसलिए हमारी पार्टी को वो लोग तवज्जो दे रहे हैं। और चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 1 महीने का समय रह रहा है। और आप देख लेना, इस बार कर्नाटक में एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। पवित्र त्यौहार चल रहे थे, रमजान एक तरफ रामनवमी, जैसे तमाम घटनाएं प्रदेश में पथराव की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इससे क्या माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? पिछली साल भी किया था, आपको ध्यान हो, पिछली साल भी नौदुर्गे के टाइम पे रमजान का पाक महीना था, जगह जगह इन्होंने मस्जिदों ने, इन नालायकों ने, नालायक तो कहना, नालायक की बेइज्जती होगी, इन जो देश के दुश्मनों ने मस्जिदों में जाके साहब भगवा रंग झंडा फहराया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मंदिर के सामने उपद्रव किए, तलवार लहरा रहे हैं साहब, बंदूकें दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की शोभा यात्रा निकाली जाती है क्या? और ये सारी शोभा यात्राएं जहाँ जहाँ ये दंगे हो रहे हैं, ये ऐसी जगह दंगे क्यों हो रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है? और सिंबॉलिक इन लोगों ने क्या काम किया? एक देखो इनकी कलाकारी। एक जगह इन्होंने महाराष्ट्र में दंगा करवा दिया, जिससे कोई ये आक्षेप ना लगा पाए कि साहब देखो महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार है। एक जगह बड़ोदरा में करवा दिया, लेकिन बड़ोदरा में जो दंगा है वो क्यों नहीं भड़का? वो सिंबॉलिक क्यों रहा? महाराष्ट्र का जो दंगा है वो सिंबॉलिक क्यों रहा? उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वो सिंबॉलिक क्यों रही? और बिहार की बात करें, हम बंगाल की बात करें, तो यहाँ स्थितियाँ क्यों बिगड़ रही हैं? यहाँ गवर्नर हस्तक्षेप कर रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री से आप बात नहीं कर सकते। अमित शाह जी की पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रति बनती है कि वो मुख्यमंत्री से बात करें कि पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए आपको। ये डायरेक्ट गवर्नर से बात कर रहे हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर तो आप खुद बिगाड़ रहे हैं, आपके नेता लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो हमेशा बीजेपी ने करी है और बीजेपी यहाँ भी कर रही है। बीजेपी के नेता जगह जगह जाके जो है धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। इनके खिलाफ तो मैं कह रहा हूं केस होने चाहिए। और बिहार और बंगाल की सरकारों से मैं अपील करता हूं कि जो भी बीजेपी का नेता इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काए, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।
नीतीश जी और तेजस्वी जी बहुत बढ़िया बिहार चला रहे हैं, और ये वही नीतीश जी हैं जो 15 साल इनके साथ थे। जब ये बीजेपी नीतीश जी की गोद में बैठी हुई थी तब बिहार बहुत अच्छा चल रहा था, तब ये बात नहीं करते थे। अब नीतीश जी ने इनका चाल चरित्र समझ लिया, इनकी भावनाएं नीतीश जी समझ गए कि ये जिस डाल पे बैठते हैं, जिस पेड़ पे का ये फल खाते हैं, उसी पेड़ को ये काटने में लग जाते हैं। तमाम छोटी छोटी पार्टी ऐसी रही हैं, चाहे वो जयललिता जी की पार्टी हो, चाहे उधर आप कश्मीर में देखो महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी, चाहे आप शिवसेना देख लो, ये सारी पार्टियों को खा गए। अब इनका टारगेट था नीतीश जी की पार्टी को, वहाँ भी इन्होंने सेंध मार दी है। लेकिन नीतीश जी ने समय रहते माहौल को समझा, जनता की वहाँ प्राथमिकताओं को समझा और इनसे गठबंधन तोड़ लिया। जो पथराव की घटनाएं जो सामने आई मस्जिदों में और हर जगह, तो क्या इससे राजनीतिक फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा, क्योंकि जनता इनकी बात समझ रही है। जनता को अब इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रही। देखो साहब, एक ही चीज़ की एक ही तरह का काम अगर आप हर बार करोगे तो जनता बोर हो जाती है। एक ही स्टोरी की फिल्म हर बार नहीं चलती, आपको पटकथा बदलनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के मित्रों से कहना चाह रहा हूँ, आप पटकथा बदलिए, आप कहानी बदलिए, आप रूपांतरण उसका बदलिए। हर बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब देखो, आपकी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन बिहार में आरएसएस द्वारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, उसमें एक खबर बड़ी जोर शोर से चल रही है, मैंने भी उसको सोशल मीडिया से शेयर किया है। वो लोग अब जो आरएसएस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें असली खतरा मुसलमानों से नहीं है, अब हमें असली खतरा यादवों से है। अब देखो, यादव इन्होंने अब हिंदू नहीं माना यादवों को, इनका एजेंडा ही यही है। पहले ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाएंगे, जब हिंदू मुस्लिम कर करके इनका पेट भर जाएगा, फिर ये हिंदुओं में अलग अलग जातियों को लड़ाएंगे। अभी ये बोलेंगे यादव से खतरा है, फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे साहब जाटव से खतरा है, फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे साहब जाटों से खतरा है, साहब गुजरों से खतरा है, साहब पासी से खतरा है, साहब तेली से खतरा है। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुओं, इन्हें किससे खतरा है? इन्हें सिर्फ सत्ता जाने से खतरा है। इनकी जो मुख्य लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है। इनको ना तो देश से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, ना इन्हें किसानों से मतलब है, ना इन्हें मजदूरों से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है, ना बहन बेटियों से मतलब है। अब योगी जी का मॉडल देख लो यूपी में, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन कल की ये घटना बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, आगरा तो भाई मेन जिला है, यूपी के मेन जिले में आता है, ताजमहल है आगरा में, वहाँ एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, निर्वस्त्र उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। कहाँ योगी जी का? भाई कह रहे हैं कि साहब हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। तो जितने भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सभी जगह लॉ एंड ऑर्डर की यही हालत है। और विपक्ष की सरकारें जहां अच्छा काम कर रही हैं वहां इनको काम नहीं करने दिया जाता, वहां ये काम में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। कहीं ये शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, कहीं जो गवर्नर है वो तानाशाही करते हुए नजर आता है। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है, कई गवर्नरों ने वाइस चांसलर को हटा दिया साहब। तो इस तरह की ये शिक्षा को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो इनका जो एजेंडा है, ये कई एजेंडों पे एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनके एजेंडे धीरे धीरे अब विपक्ष भी समझ चुका है और देश की जनता भी समझ चुकी है। मोदी जी तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है सीबीआई ईडी के डर से, एक मंच पे आ रहे हैं। भाई चोर तो सारे इनकी पार्टी में चले गए, जिनके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा, जो डरे सीबीआई ईडी से, वो तो सारे इनके पास चले गए। उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर जांच क्यों नहीं लग रही है? एकनाथ शिंदे के ऊपर जांच क्यों नहीं लग रही है? और जो तमाम नेता हैं, जितिन प्रसाद से लेके जो तमाम नेता अलग अलग पार्टियां छोड़ के इनकी पार्टी में चले गए, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जिन पे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए करते, सारे घोटालेबाज बीजेपी में पहुंच चुके हैं। और इस समय विपक्ष में जो लोग सीबीआई से नहीं डर रहे, जो ईडी से नहीं डर रहे, जो मोदी जी की तानाशाही से नहीं डर रहे, वो लोग निडर होके एक मंच पे इनका विरोध कर रहे हैं। इन्हें इसी बात का तो डर लग रहा है कि विपक्ष एकजुट कैसे हो रहा है। समस्या तो यही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सुपारी ले रखी है, विदेशों में भी, देश के अंदर भी। अब आप मुझे तो मोदी जी के इस बयान पे बड़ी आश्चर्य हो रहा है और हंसी आ रही है। एक बात बताइए, सुपारी देने वाले की कौन कैसे सुपारी ले लेगा? ये तो छवि धूमिल करने के लिए सबकी सुपारी देते हैं। हजारों करोड़ रुपए तो इन्होंने राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के लिए खर्च किए। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के तमाम नेताओं को, नीतीश जी हो, लालू जी हो, अखिलेश जी हो, ममता जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, इनकी छवि खराब करने के लिए इनका जो IT सेल है, इनका जो मीडिया सेल है, ये हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। तो इनकी सुपारी कौन दे देगा? ये तो खुद गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये तो चोरों की पार्टी है। ये चोरों को, अराजक तत्वों को, जो देश का पैसा लेके भाग गए, हजारों करोड़ रुपया जो देश का लेके भाग गए, ये तो उनको संरक्षण देते। अडानी जी पे ये बात नहीं करना चाहते। अडानी जी को इन्होंने लाखों करोड़ रुपया SBI से ऐसे ही लोन दिलवा दिया। मोदी जी को हमारी सुपारी, मोदी जी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, मोदी जी सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से घड़ियाली आंसू रोऊंगा, मगरमच्छी आंसू रोऊंगा, बनावटी बातें कर दूंगा, तो जनता की जो संवेदनाएं हैं मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन मोदी जी की चाल भी अब जनता समझ चुकी है। जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि मोदी जी किस तरीके के हैं और मोदी जी का आचरण क्या है। आज मोदी जी का भाषण देखो। हम तो CBI को ये समझते थे कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, अब वो उसको कह रहे हैं कि साहब CBI प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है।
प्रीमियम और प्रीमियर के बीच में जिस व्यक्ति को फ़र्क नहीं मालूम है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस व्यक्ति को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पटाओ के बीच में फ़र्क नहीं मालूम है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? डिग्री पे जो बवाल है वो तो चल ही रहा है, वो तो फर्जी है ही साहब। डिग्री तो दिखा दी अमित शाह ने सर। वो डिग्री फर्जी है, क्योंकि जिस फ़ॉन्ट की वो डिग्री दिखाई गई है वो फ़ॉन्ट इंडिया में 1992 के बाद आया। इनकी डिग्री 1983 की है, उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। असली डिग्री एक वो प्रोफेसर साहब है हेमंत शाह जी, उन्होंने दिखाई है, उनकी पूरी हैंड रिटन डिग्री है। उन्होंने अपनी डिग्री एमए की डिग्री सार्वजनिक करी है मीडिया में, और पूरी उनकी हाथ से लिखी हुई डिग्री है। भाई 80 के दशक में 70 के दशक में हाथ से लिख के डिग्रियां दी जाती थी, उस समय कंप्यूटर नहीं था हमारे देश में। मोदी जी को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको तो क्या है, अडानी अंबानी और जो इनका पीआर है जिस तरीके की चाबी, निश्चित तौर पर अगर वो पढ़े लिखे होते तो इस तरीके के बेवकूफ़ी भरे बयान ही नहीं देते। हमारा देश का दुर्भाग्य यही है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। अडानी जो चाबी भर देता है, हमारा प्रधानमंत्री उसी हिसाब से चलने लग जाता है, उसी रूप से वो काम करने लग जाता है। देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, देश की जनता का प्रधानमंत्री।